जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जेजीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फर्स्ट सेशन है। इसमें जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे टेट, सी टेट, सुपर टेट और वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सेशन को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है। क्या पूछा है कि विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है। ऑप्शन है पहला अमेजन, दूसरा ऑप्शन है नील नदी, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और चौथा है टिफरिस। ये ध्यान देना, ये पूछा है किसकी, विश्व की, पूरे वर्ल्ड की सबसे गहरी नदी कौन सी है। तो बात की जाए अगर सबसे गहरी नदी की, तो सबसे गहरी नदी हमारी अमेजन है। कौन सी है, अमेजन। यही हमारी सबसे विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है, सबसे चौड़ी नदी भी है। अमेजन हमारे विश्व की सबसे गहरी और सबसे चौड़ी नदी है। और अगर बात की जाए सबसे लंबी नदी की, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, सबसे लंबी नदी। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि रिएक्टर स्केल पर क्या मापी जाती है। रिएक्टर स्केल पर क्या मापी जाती है। पहला ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन है वायु की तीव्रता, तीसरा ऑप्शन है ज्वर की तीव्रता और चौथा है इसमें से को ये क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और नहीं पता है तो ध्यान दीजिए कि रिएक्टर स्केल पर जो मापा जाता है वो मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। क्या मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, इसे भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र जो होता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था। जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था। तो ऑप्शन दिया है लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन दिया है लॉर्ड डलहौसी, सी ऑप्शन दिया है लॉर्ड कैनिंग और डी ऑप्शन दिया है लॉर्ड मैकाले। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे अपने। चौथा क्वेश्चन कर रहा है टिहरी बांध। कौन सा बांध, टिहरी बांध। टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो ध्यान दीजिए साथियों, टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी पर, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी भागीरथी नदी पर। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरिप्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध थे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि हरिप्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध थे। क्या थे, ऑप्शन ए है गायक थे, ऑप्शन बी है बांसुरी वादक थे, ऑप्शन सी है लेखक थे, ऑप्शन डी है कवि थे। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक के रूप में विश्व प्रख्यात थे, विश्व में प्रसिद्ध थे। क्या, बांसुरी वादक के रूप में। हमारा लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर। एफिल टावर स्थित है। तो एफिल टावर कहाँ स्थित है। एफिल टावर के बारे में आप सब जानते हैं, इस तरह से है एफिल टावर लगभग। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सब देखे होंगे एफिल टावर के बारे में, और नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं है। एफिल टावर जो स्थित है वो पेरिस में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, पेरिस में। एफिल टावर का फिगर जो है हम यहाँ पे बगल में दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये है एफिल टावर। ठीक है, तो एफिल टावर कहाँ स्थित है, पेरिस में। ऑप्शन क्या दिया है, पेरिस में, सऊदी अरब में, इटली में, लंदन में।
गलती से सऊदी अरब मत लगा दीजिएगा। सऊदी अरब में बुर्ज खलीफा स्थित है, जो कि सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है। इटली में नहीं है, लंदन में भी नहीं है। सबसे एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन है विष्णुदेव, बी ऑप्शन है मूलशंकर, सी ऑप्शन है राहुल और डी ऑप्शन है सरस्वती। दयानंद सरस्वती का नाम सरस्वती था, या फिर मूलशंकर था, या फिर राहुल था, या फिर विष्णुदेव था। तो जिस साथी को ये क्वेश्चन का आंसर पता है, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि पता चले कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। और जिसको ना पता हो वो ध्यान दें। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। क्या था? मूलशंकर। ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है पंपा, ऑप्शन नंबर बी है कुमार व्यास, ऑप्शन नंबर सी है कुंवेपु, ऑप्शन नंबर डी है पोन्ना। तो कन्नड़ भाषा के जो आदि कवि थे वो पंपा को माना जाता है। किसे माना जाता है? पंपा को। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है। और जिस पे हम इम्पॉर्टेंट लगा दे रहे हैं वो समझ लीजिए कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार नहीं। तो मैडम क्यूरी जो है विज्ञान के क्षेत्र में, मैडम क्यूरी एक वैज्ञानिक थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। कितनी बार? 2 बार। ये क्वेश्चन पूछता है लगभग। ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि जो एक बार पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन ये है कि पूछ सकता है। जानते रहिए कि मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? जो जिन्ना है, जिन्ना को आप जानते ही होंगे, जिसने पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जिन्ना खां को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? जिन्ना खां जो है जवाहरलाल नेहरू का भाई, ऐसा माना जाता है कि ये जवाहरलाल नेहरू का भाई था। जिन्ना खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों भाई थे। ठीक है। तो ठीक है, जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है गांधी जी ने, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन डी है आगा खान ने। तो जिस साथी को इसका आंसर पता हो वो हमें कमेंट करे नीचे कमेंट बॉक्स में। जिसको ना पता हो ध्यान से सुने और इसको याद कर ले कि जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि गांधी जी ने दी थी। कौन दिया था? गांधी जी ने। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे पुरानी गुफा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। भारत की सबसे पुरानी गुफा है। ऑप्शन नंबर ए एलोरा, ऑप्शन नंबर बी अजंता, ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका, ऑप्शन नंबर डी एलोरा और अजंता दोनों। ईमानदारी से आप अगर कार्य करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। ठीक है। अगर आप ईमानदारी से कार्य करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। तो एक काम और करिए ईमानदारी से कि जिस चीज़ को आंसर पता हो रहा है वो क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दे। ठीक है। कमेंट करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आपको समझ में भी आता रहेगा और कभी भूलेगा नहीं। समझ में आई बात? भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? सबसे पुरानी गुफा है भारत की भीमबेटका। ये कब की गुफा है? ये साक्ष्य मिला इसका ताम्र पाषाण काल। अब कहेंगे ये कौन सा पाषाण काल आ गया? 9 पाषाण काल के बाद एक पाषाण काल आता है जिसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ठीक है। ये ताम्र पाषाण काल की गुफा है। ठीक है। इसका साक्ष्य ताम्र पाषाण काल से मिलता हुआ चला आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा,
काराकोरम हाईवे जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, मतलब काराकोरम जो हाईवे है वो किस देश को किस देश से जोड़ता है? पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए है। भारत और नेपाल को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी है। भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी है। भारत और म्यांमार को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी है। तो जिसको आ रहा है वो नीचे कमेंट करे, और जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखे कि काराकोरम दर्रा जो ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे काराकोरम दर्रा है। यहाँ से एक हाईवे गुजरता है इस तरह से, जो कि चाइना को पाकिस्तान से जोड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पाकिस्तान को चाइना से जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए नील उद्योग से, ऑप्शन नंबर बी मछली उद्योग से, ऑप्शन नंबर सी जल उद्योग से, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। नीली क्रांति, नील से कुछ लोग लगा देते हैं और कुछ लोग जल से लगा देते हैं, जबकि ये दोनों ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। नीली क्रांति जो संबंधित होती है वो मछली उत्पादन से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? मछली उत्पादन से। तो नीली क्रांति हमारी किससे संबंधित होगी? मछली उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य कि 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये परम शून्य ताप नहीं है, ये शून्य ताप है। ठीक है, और ये 273 डिग्री सेल्सियस जो है, अगर हम 273 केल्विन है, अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं, तो 0 में 273 हो जोड़ देंगे तो 273 केल्विन आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस है या फिर -273 डिग्री, सेम टू सेम है। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा तो -273 और ये माइनस फिर 273 हो जाएगा। जब हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो घटाएंगे, इसलिए घटा दे रहे हैं 273। दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, आएगा कितना? 546। तो -546, ये भी नहीं है हमारा। तो हमारा जो राइट आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस को, -273 डिग्री सेल्सियस को यानी कि 0 डिग्री केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री केल्विन को हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। किसे कहते हैं? 0 डिग्री केल्विन या फिर 273 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। क्या? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति ऑप्शन नंबर ए है केरल में, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर डी है सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात में। तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो कर्नाटका में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल क्या है? मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल वाला स्थान है, बनाने वाला स्थान है। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी वृक्क, ऑप्शन नंबर सी है अमाशय, ऑप्शन नंबर डी है अग्न्याशय। तो जो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है वो है हमारा यकृत, यानी कि लीवर, यानी कि लीवर हमारा सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला अंग है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आर्य लोग भारत आए थे। इम्पॉर्टेंट, आर्य लोग भारत आए थे। आर्य लोग कहाँ से भारत आए थे? पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से, दूसरा ऑप्शन है ध्रुव से, ऑप्शन नंबर सी है मध्य एशिया से, ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी अमेरिका से। तो ईमानदारी से आप इस क्वेश्चन का कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, आप लोग अगर कमेंट करेंगे यदि तो हम उस लेवल का पढ़ाएंगे अच्छे से आपको, ताकि आपके और अच्छे से समझ में आए और आपको और जानकारी दी जाए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और हमें बताइए। तो जिसको नहीं पता है ध्यान दे कि आर्य लोग जो आए थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
18 कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर डी सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो हमारा देहरादून में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलने का समय होता है। ऑप्शन नंबर ए 60 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 70 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 80 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 90 मिनट। तो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलने का समय होता है वो समय होता है 70 मिनट का। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी में सामान्यतः प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर गर्म पानी। तो क्या होता है, जो हमारे बैटरी में जिस द्रव का उपयोग होता है वो होता है हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कांक सल्फ्यूरिक एसिड। 21वां क्वेश्चन हमारा है ध्वनि का मात्रक है। ध्वनि जिस मात्रक से सुनी जाती है, ध्वनि का मात्रक जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी है वाट, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन। तो इसका कमेंट करके हमें जल्दी करें। ध्वनि का मात्रक जो है वो ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। डेसिबल क्या होता है, डेसिबल। ध्वनि जो सुना जाता है वो डेसिबल के द्वारा ही सुना जाता है, समझ में, इसलिए इसका मात्रक हो गया डेसिबल। जापान के हिरोशिमा पर, जब जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, तो जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश कौन दिया था, किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है हैरी ट्रूमैन, ऑप्शन नंबर बी है ओबामा, ऑप्शन नंबर सी है फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट और ऑप्शन नंबर डी है ड्वाइट डेविड आइजन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जापान के हिरोशिमा पर जब परमाणु बम गिराया गया था उस समय जब जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश जो दिया था वो था हैरी ट्रूमैन। कौन था, हैरी ट्रूमैन। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल श्रम का निषेध किया गया है। जो बाल श्रम का निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत किया गया है या फिर अनुच्छेद 24 के तहत किया गया है या फिर अनुच्छेद 25 के तहत किया गया है या फिर अनुच्छेद 26 के तहत किया गया है। तो आपको बता दें कि बाल श्रम का जो निषेध किया गया है, बाल श्रम को रोकने वो अनुच्छेद 24 में है। किसमें है, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम के निषेध का प्रावधान है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी स्थित है। मन्नार की जो खाड़ी है एक खाड़ी है जिसे हम मन्नार के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका और निकोबार के बीच, ऑप्शन नंबर सी है ये सी है मद्रास और निकोबार के बीच, और ऑप्शन नंबर डी है केरल और लक्षद्वीप के बीच। तो आपके जानकारी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मन्नार की जो खाड़ी है श्रीलंका और ये जो भारत है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है ये मन्नार की खाड़ी है। क्या है, मन्नार की खाड़ी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है, मन्नार। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में किया गया, किसके द्वारा किया गया, सर्वप्रथम। इसका मतलब है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर ए है बाबर के द्वारा, बी है अकबर के द्वारा, सी है शाहजहां के द्वारा और डी है जहांगीर के द्वारा। ये जो भाई साहब जो आप अकबर के बेटे जो सलीम को देखते हैं ना, वही आगे चल के जहांगीर बनता है। सलीम बेवकूफ़ सा जो रहता है, जो शरारत करता रहता है अकबर बीरबल की स्टोरी में, तो वही जाके आगे जहांगीर बनता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो वो सर्वप्रथम जो किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था, इसी के पिताश्री के द्वारा, अकबर के द्वारा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है
कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई जो होती है उसमें कितने का अनुपात होता है। दिया है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है कितना। ऑप्शन नंबर है 3:4, या फिर बी है 4:3, सी है 2:3। यहाँ पे 2:3 पढ़ें या फिर 2:3 पढ़ें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। रेशियो को कहते हैं इंग्लिश में और अनुपात को हिंदी में बोलते हैं इसे, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन है 3:2। तो जो हमारे झंडे की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, पहली बात ये लंबाई और दूसरी बात ये चौड़ाई जो होती है वो कितनी की होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 3:2। अगर ये 3 है तो ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। समझ में आई बात। यहाँ पर 24 तीलियाँ होती हैं, ठीक है। तो अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2। पहले लंबाई दिया तो पहले लंबाई देखेंगे और बाद में चौड़ाई देखेंगे। तो कितना होता है 3:2, 3:2 का अनुपात होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है कितने दिनों में। ऑप्शन नंबर ए 81 दिनों में, ऑप्शन नंबर डी 88 दिनों में, ऑप्शन नंबर सी 12 सप्ताहों में। 12 सप्ताह का मतलब होता है 84 दिन, 84 दिन में, या फिर 1 साल में। तो हमारे जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा जो करता है वो 88 दिनों में पूर्ण करता है। कितने दिनों में, 88 दिनों में पूर्ण करता है। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है कि 1965 के पाकिस्तान के युद्ध में, जब हमारे साथ भारत के साथ 1965 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी जाकिर हुसैन और ऑप्शन नंबर डी वाराहगिरी वेंकट गिरी। तुम्हारा ऑप्शन तो हमें पता रहना चाहिए कि जब 1965 में हमारे पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध हुआ था तो उस समय राष्ट्रपति हमारे जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कौन थे, और ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब थे, 1965 के 65 में, जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है या फिर स्थित है, कहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी कलपक्कम, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी रावतभाटा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो हमारा कलपक्कम में स्थित है, कलपक्कम में स्थित है। इसको जरूर याद करिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, काकतिया काकतिया कहाँ का शासक था, काकतिया कहाँ का शासक था। ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मगध, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी हमारा है कर्नाटक। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जिसको आ रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और कमेंट करके हमें बताए कि काकतिया कहाँ का शासक था, ठीक है। और इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन हो जाएगा बाद में, लेकिन आप लोगों के कमेंट करने के बाद, आप लोगों के कमेंट करने के बाद ये पिन हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर देख लीजिएगा और बताइए आप ईमानदारी से कि काकतिया कहाँ का शासक था। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। हाँ, ये हमारा पहला जीके जीएस क्लास था, जीके एंड जीएस का फर्स्ट क्लास है ये। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपको और भी बेहतर क्लास देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।